नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक में हम सबसे पहले बात करेंगे मौद्रिक नीति समिति के द्वारा किए गए कुछ उपायों की। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति समिति की बैठक में विविध उपायों की घोषणा की है। इन उपायों का लक्ष्य कोरोना महामारी के कारण प्रभावित हुए सूक्ष्म उद्यमों के लिए तरलता में सुधार करना और कंपनियों के बैलेंस शीट पर दबाव को कम करना है। आइए अब इसके मुख्य निर्णय को समझने का प्रयास करते हैं। मौद्रिक नीति समिति का पहला निर्णय एनपीए से संबंधित है। इसके तहत ऋणों को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किए बिना इसकी पुनर्संरचना करने का निर्णय लिया गया है। दरअसल पुनर्संरचना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बैंक किसी उधारकर्ता द्वारा वित्तीय दबाव का सामना किए जाने पर ऋण की शर्तों को संशोधित करता है। किसी उधारकर्ता को डिफॉल्टर घोषित करने और ऋण को गैर निष्पादित परिसंपत्तियों यानी एनपीएज के रूप में वर्गीकृत करने से बचने के लिए बैंकों द्वारा ये कदम उठाया जाता है। इसके लिए केवल वे ही उधारकर्ता पात्र हैं जिन्हें स्टैंडर्ड के तौर पर वर्गीकृत किया गया है। इसके अलावा किसी भी बैंक में 1 मार्च 2020 तक अधिकतम 30 दिनों तक के डिफॉल्टर को भी ये सुविधा मिलेगी। इसमें पर्सनल लोन जैसे ऑटो, क्रेडिट कार्ड, आवास, शिक्षा आदि और कॉरपोरेट उधारकर्ताओं को शामिल किया गया है। इस योजना का विवरण केवी कामत की अध्यक्षता वाली समिति ने तैयार किया है। इससे पहले भी आरबीआई दबावग्रस्त परिसंपत्तियों की समस्या से निपटने के लिए कई ऋण पुनर्संरचना योजनाओं का उपयोग कर चुका है, जैसे वर्ष 2008-9 की रीस्ट्रक्चरिंग विंडो, कॉर्पोरेट ऋण पुनर्रचना योजना, 5:25 योजना के तहत फ्लेक्सिबल रीस्ट्रक्चरिंग, कार्यनीतिक ऋण पुनर्रचना योजना और दबावग्रस्त परिसंपत्ति की संधारणीय पुनर्रचना योजना। मौद्रिक नीति समिति का दूसरा निर्णय पीएसएल यानी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग से संबंधित है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार यानी पीएसएल के संबंध में दिशा निर्देशों की समीक्षा भी की गई है। इसके साथ 2 मुख्य परिवर्तन किए गए हैं। पहला, स्टार्टअप्स को शामिल करने के लिए पीएसएल के दायरे का विस्तार किया गया है। दूसरा, सौर ऊर्जा और संपीड़ित बायोगैस संयंत्रों सहित नवीकरणीय ऊर्जा के लिए ऋण सीमा में वृद्धि की गई है। लघु और सीमांत किसानों तथा कमजोर वर्गों को ऋण देने के लिए लक्ष्यों में वृद्धि की गई है। इन संशोधनों का कारण नवीन राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ तालमेल स्थापित करने और समावेशी विकास पर प्रमुखता से ध्यान केंद्रित करना है। इसके अलावा पर्यावरण अनुकूल उधार नीतियों को प्रोत्साहित करने और उन्हें समर्थन प्रदान करने के लिए भी इन्हें संशोधित किया गया है। आइए अब प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र मानदंड की अवधारणा को समझते हैं। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र मानदंड के तहत आरबीआई ने बैंकों के लिए ये अनिवार्य किया है कि वे अपनी निधियों का एक निश्चित भाग कुछ निर्दिष्ट क्षेत्रों जैसे कृषि, एमएसएमईज, निर्यात ऋण, सामाजिक अवसंरचना क्षेत्र आदि को उधार देने में प्रयोग करें। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि अर्थव्यवस्था के अपेक्षाकृत कुछ सुभेद्य क्षेत्रों की संस्थागत ऋण तक पर्याप्त पहुंच स्थापित हो। ये समझना भी जरूरी है कि ये क्षेत्र लाभ के दृष्टिकोण से बैंकों के लिए आकर्षक नहीं होते हैं। तीसरा निर्णय डिजिटल भुगतान से संबंधित है। समिति ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। कार्ड और मोबाइल उपकरणों का उपयोग करके ऑफलाइन खुदरा भुगतान के लिए योजना आरंभ की जाएगी। आरबीआई ने इंटरनेट कनेक्टिविटी और इंटरनेट की कम गति की समस्या का समाधान करने के लिए मोबाइल उपकरणों और कार्ड्स का उपयोग करके ऑफलाइन भुगतान हेतु एक प्रायोगिक योजना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। उच्च मूल्य वाले चेकों के साथ धोखाधड़ी को रोकने के लिए सकारात्मक भुगतान तंत्र स्थापित किया जाएगा। ये तंत्र 50,000 रुपये और उससे अधिक के मूल्य के सभी चेकों के लिए होगा। इसके साथ कुछ अन्य निर्णय भी लिए गए हैं। स्वर्णाभूषणों को गिरवी रख ऋण प्राप्त करने के लिए ऋण एवं मूल्य अनुपात को 75% से बढ़ाकर 90% तक कर दिया गया है। डिजिटल भुगतान से संबंधित ऑनलाइन विवाद समाधान तंत्र की स्थापना की जाएगी। रिजर्व बैंक नवाचार केंद्र का सृजन किया जाएगा। ये वित्तीय समावेशन को तीव्र करने, बैंकिंग सेवाओं को दक्ष बनाने, आपातकालीन स्थितियों में भी कारोबार को जारी रखने में मदद करेगा। उपभोक्ता संरक्षण को सुदृढ़ करने जैसे आदि व्यापक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता पहुंचाने के लिए नवीन अवधारणाओं को प्रोत्साहित करने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करेगा। अगली खबर विधायिका से संबंधित है। सरकार ने नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग की रिपोर्ट्स को संसद के समक्ष रखे जाने में हो रही देरी पर चिंताएं व्यक्त की हैं।
वर्ष 2014 से 2019 के बीच 42 ऑडिट रिपोर्ट्स पर कैग के हस्ताक्षर की तिथि और उन्हें संसद के समक्ष रखे जाने की तिथि में 90 दिनों से अधिक का विलंब देखा गया है। इसकी कुछ अन्य रिपोर्ट्स को संसद के समक्ष रखे जाने में 180 दिनों से भी अधिक की देरी हुई है। इनमें से लगभग आधी ऑडिट रिपोर्ट्स विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों और गतिविधियों के निष्पादन संपरीक्षा से संबंधित हैं। आइए अब जानते हैं कैग की रिपोर्ट्स को समयबद्ध रीति से संसद के समक्ष रखे जाने के महत्व को। कैग की रिपोर्ट संसदीय और विधायी संवीक्षा में सहायक होती हैं। ये रिपोर्ट्स विभिन्न संसदीय समितियों जैसे लोक लेखा समिति और सरकारी उपक्रम संबंधी समिति के लिए महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उनकी बैठकें ऑडिट रिपोर्ट्स के प्रस्तुत होने के बाद ही आरंभ होती हैं। सरकारी योजनाओं से संबंधित परफॉर्मेंस ऑडिट उन योजनाओं की सफलता या असफलता के बारे में सार्वजनिक विमर्श में सहायक होते हैं। इस मुद्दे के समाधान के लिए कई विशेषज्ञों का मानना है कि सीएजी के परिचालन को निर्धारित करने वाले भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें अधिनियम 1971 में संशोधन किया जाना चाहिए, ताकि ऑडिट रिपोर्ट्स के प्राप्त होने के बाद उसे सदन में प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा का निर्धारण किया जा सके। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 भारत के कैग पद का प्रावधान करता है। इसका मुख्य उत्तरदायित्व राज्य और केंद्र सरकार की प्राप्तियों और व्यय का ऑडिट करना है। इसके अलावा कैग सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थाओं और निगमों की लेखाओं का ऑडिट करता है। अगली खबर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित है। कई राज्यों द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को त्यागने पर विचार किया जा रहा है। कई राज्यों ने ये अनुभव किया है कि बीमा कंपनियों द्वारा भुगतान किए जाने वाले दावे उनके द्वारा संग्रहित किए गए सकल प्रीमियम की तुलना में बहुत कम हैं। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश में वर्ष 2017-18 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कुल संग्रहित सकल प्रीमियम 1301.1 करोड़ रुपए था, जबकि 730.7 करोड़ रुपए के दावों का ही भुगतान किया गया था। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की वजह से सरकार के वित्त पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। इसका कारण ये है कि सकल प्रीमियम में किसानों का योगदान बहुत कम है, जिससे राज्यों और केंद्र सरकार द्वारा प्रीमियम सब्सिडी पर पर्याप्त राशि व्यय की जाती है। कई क्षेत्रों में उच्च बीमांकित दरों के कारण राज्यों ने विश्लेषित किया कि उनके कृषि बजट का वृहद हिस्सा प्रीमियम सब्सिडियों के भुगतान में खर्च हो रहा था। वर्तमान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत नामांकन को सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया है। पहले सभी किसानों का नामांकन अनिवार्य था। इसके कारण प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत नामांकित होने वाले किसानों की संख्या में कमी आ सकती है, जिससे प्रीमियम दरों में वृद्धि होगी और सरकारों को इस अंतराल को भरने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध बुआई पूर्व से लेकर कटाई के बाद की अवधि तक व्यापक फसल बीमा प्रदान करती है। अगली खबर गवर्नेंस से संबंधित है। सुशासन के लिए आधार प्रमाणन समाज कल्याण नवाचार ज्ञान नियमावली 2020 को अधिसूचित किया गया। इन नियमों के अनुसार केंद्र सरकार विभिन्न उद्देश्यों के लिए अनुरोधकर्ता निकायों द्वारा आधार प्रमाणन की अनुमति दे सकती है, जैसे सुशासन सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का प्रयोग, समाज कल्याण लाभों के लिए अपव्यय की रोकथाम और नवाचार को बढ़ावा देना और ज्ञान का प्रसार करना। अब तक सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसे कुछ कार्यक्रमों के तहत सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए आधार संख्या के प्रयोग की अनुमति प्रदान की है। हालांकि नए नियमों से कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य योजनाओं आदि के लिए भी आधार के दायरे का विस्तार होगा। प्रमाणन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए भिन्न भिन्न सरकारी विभागों को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। दरअसल UIDAI आधार का प्रबंधन करने के लिए एक वैधानिक निकाय है और आधार आधारित सेवाएं संचालित करता है। साथ ही केवल सरकारी एजेंसियों को ही आधार ऑथेंटिकेशन सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति होगी। किसी निजी संस्था को ये सुविधा प्राप्त नहीं होगी। ये वर्ष 2016 के उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुरूप है, जिसमें कहा गया था कि आधार का प्रयोग केवल सरकारी सब्सिडी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाणित करने के लिए किया जा सकता है। ऐसे तर्क प्रस्तुत किए गए हैं कि आधार और अन्य कानून संशोधन अधिनियम 2019 निजी संस्थाओं को भी आधार आधारित ऑथेंटिकेशन तक प्रभावी पहुंच प्रदान करता है। हालांकि इस संशोधन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है। आइए अब नजर डालते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों पर।
केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट CPCRI। CPCRI ने अब तक देश में 200 से अधिक फर्मों को अपनी तकनीकों का हस्तांतरण किया है। इस संस्थान का गठन वर्ष 1970 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के अधीन राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान पद्धति में एक कृषि अनुसंधान संस्थान के रूप में स्थापित किया। ये संस्थान वर्तमान में नारियल, सुपारी और कोको पर शोध करने के लिए अधिदेशित है। CPCRI का मुख्यालय केरल के कासरगोड जिले में स्थित है। जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति के उत्सादन की प्रथम वर्षगांठ। 5 अगस्त को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को प्राप्त विशेष स्थिति के समापन और पूर्ववर्ती राज्य को 2 संघ शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में परिवर्तित करने की पहली वर्षगांठ के रूप में चिन्हित किया गया है। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को कुछ स्वायत्तता प्रदान की गई थी, जैसे अलग संविधान, अलग ध्वज और कानून निर्माण की स्वतंत्रता। राज्य सरकार राज्य के स्थायी निवासियों, संपत्ति के स्वामित्व और मूल अधिकार से संबंधित अपने स्वयं के नियम निर्मित कर सकती थी। भारत जल संसाधन सूचना प्रणाली WRIS। जल शक्ति मंत्रालय ने इंडिया WRIS का एक नया संस्करण आरंभ किया है। ये एक वेब पोर्टल है जिसमें डैशबोर्ड्स के माध्यम से वर्षा, जल स्तर और नदियों के प्रवाह, जल निकायों, भौम जल स्तर, जलाशय भंडारण, वाष्पोत्सर्जन और मिट्टी की नमी के लिए जल संसाधन से संबंधित जानकारियां उपलब्ध हैं। इसके साथ ही इसमें जल संसाधन परियोजनाओं, जल निकायों, हाइड्रोमेटा डेटा की उपलब्धता पर मॉड्यूल और GIS लेयर एडिटिंग के लिए उपकरण उपलब्ध हैं। इंडिया WRIS को वर्ष 2019 में राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के तहत आरंभ किया गया था। राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान केंद्र इंडिया WRIS का रखरखाव और उसे अपडेट करता है। किसान रेल। भारतीय रेलवे इस वर्ष के केंद्रीय बजट में की गई घोषणा के अनुसार देवलाली, महाराष्ट्र से दानापुर यानी बिहार तक पहली किसान रेल का संचालन करने जा रहा है। फ्रोजन कंटेनरों से युक्त ये ट्रेन सब्जियों, फलों जैसे शीघ्र खराब होने वाले कृषि उत्पादों को न्यूनतम समय में बाजार तक पहुंचाने में सहायता करेगी। इसका उद्देश्य किसानों की आय को दोगुना करने में सहायता प्रदान करना है। अवनींद्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती। अवनींद्रनाथ टैगोर भारत के सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकारों में से एक थे। ये रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे थे। वे भारतीय कला में स्वदेशी मूल्यों के समावेश को बढ़ावा देने वाले प्रथम प्रमुख कलाकार थे। उन्होंने सबसे पहले इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की और उसके बाद बंगाल में स्कूल ऑफ आर्ट को स्थापित किया। कोरवई बुनाई। कोरवई बुनाई एक प्राचीन और जटिल तकनीक है। ये बुनाई तकनीक तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में प्रचलित है। इस तकनीक में साड़ी के मुख्य भाग एवं किनारों की एक ही करघे पर अलग अलग रूप से बुनाई की जाती है और बाद में दोनों को कलात्मक बुनाई द्वारा एक साथ जोड़ दिया जाता है। इसके साथ ही यह अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।